अस्सलाम वालेकुम जनाब। वो भाई तो बहुत ही नाराज होके कहीं बहुत दूर चले गए। अभी अच्छा अभी मार्जिन है, जरा ईद से लोग आए नहीं है तो थोड़ा सा आगे आया जा सकता है, तो बगैर स्पीकर के बात बन जाए तो आप जरा थोड़ा सा आगे की तरफ आ सकते हैं। ऑनलाइन वाले हजरात मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें, आवाज, स्क्रीन और कैमरा, ये तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर है? मुझे कमेंट्स में एक दफा बता दें। ठीक है। थोड़ा सा कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया था। ये बेसिकली हमने टाइम टेबल पे तो इस तरह से 5 वो दिखाया है, लेकिन हमने अंदाजा लगाया था कि जुमेरात जुम्मा उसमें चूंकि बैक टू बैक क्लासेस चल रही होंगी तो असर की ब्रेक हम ये 5 बजे कर रहे होंगे। तो वो पिछला लेक्चर भी थोड़ा सा लेट खत्म हुआ और फिर वो कम्युनिकेटेड भी नहीं थी, तो मेरा ये था कि मैं क्लास में आके बता दूं, फिर ये हुआ कि चलो मतलब ये पैगाम। तो कल से कोशिश यही होगी कि 5 बजे वो क्लास फ्री हो जाए और 5:15 ये वाली क्लास स्टार्ट हो जाए, तो दरमियान में असर ब्रेक आ जाए और फिर हम मगरिब से पहले पहले अपना जो है वो वाइंड अप कर लें। मगरिब जैसे जैसे आगे जाती जाएगी वैसे वैसे हम अपना लेक्चर बढ़ाते चले जाएंगे। हमारे लेक्चर का क्लोजिंग टाइम जो है ना हम मगरिब पे रख लेंगे। इस दफा ना टाइम टेबल में आप लोगों को 3 दिन में एमएफए देने की ख्वाहिश में जो है ना ये थोड़ी सी चीज ऊपर नीचे हुई है, लेकिन आई होप कि इससे आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान होगी कि 3 दिन के लिए कॉलेज आए और 3 दिन में पूरा एमएफए मिल जाए। क्योंकि एमएफए सरप्राइजिंगली FR2 से भी छोटा पेपर है बेचारा, ऑडिट से भी छोटा पेपर है। इसकी फील हैवी है, इसमें मैनेजरियल भी है, फाइनेंस भी है, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंस साइड का आइडिया हुआ होगा आज आपको। तो मैं पहले थोड़ा सा ओवरऑल डिस्कशन करता हूँ, फिर बाद में हम अपने मैनेजरियल पोर्शन की बात शुरू करते हैं। तैयार हैं? ईद पे घर नहीं रुकते आप, इतने जज्बाती लोग हैं। वाकई आ गए कॉलेज? पढ़ने का शौक है बहुत ज्यादा? उफ, आपके स्टूडेंट है सर, हम जो है ना वो बस हर वक्त पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह आप लोगों को ये तो नहीं कहूंगा कि हिदायत दे, लेकिन अल्लाह आप लोगों को मजीद तौफीक दे और आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा इस तरह से आगे बढ़ के चीजों को लेके चल सकें। मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस बड़ा प्यारा पेपर है, बड़ा समझ में आने वाला पेपर है और असल में आपको बॉस बना देता है। आपको पता है आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? एंट्रियां करते होंगे जाके जब नौकरी करते हैं, तो आपको आके कहते होंगे गाड़ी खरीदी है, कैश से खरीदी थी, तो आप कार को डेबिट कर देते होंगे और कैश को क्रेडिट कर देते होंगे। क्या करता होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट? मतलब जब वो ज्यादा पैसे लेता होगा तो वो ऑडिट भी नहीं करता, ऑडिट तो फर्म वाले करते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नौकरियों में कर रहा है वो क्या है? वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है। वो सेठ का राइट हैंड है। सेठ अपनी मैनेजेरियल कैपेसिटी, अपना डिसीजन लेने की सलाहियत जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के हवाले कर देता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां जाके कहता है मुझे FR1 के स्टैंडर्ड आते हैं, FR2 के स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, मुझे ऑडिट के बारे में बड़ा कुछ पता है, लॉ के बारे में बड़ा पता है, टैक्स के बारे में भी पता है, लेकिन मेरी इंतजामी सलाहियतें थोड़ी सी फारिग है। तो प्रसेट कहता है कि फिर आप हमारी तरफ से भी फारिग हैं। तो ये पेपर आईकैप जब 2021 की स्कीम लेकर आया था तो उस टाइम पे उन्हें एहसास हुआ कि ये एक बड़ा जरूरी पेपर है जो कि ग्रुप बी लेवल पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जिससे एक स्टूडेंट के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी डेवलप हो कि वो नंबर्स को एनालाइज कर सके और दूसरा मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन ले सके कि हमें प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए या नहीं, हमें इस मार्केट में घुसना चाहिए या नहीं चाहिए, हमें क्या मसले हैं, हमारे बिजनेस को एथिकल किस तरह से चलना होगा, हमारे इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट क्या है, हमारा पॉलिटिक्स क्या है, हमारी बाकी सारी चीजें किस तरह से हैं। तो फॉर दैट पर्पज उन्होंने ये पेपर बनाया जिसमें इनका इनिशियल प्लान ये था कि हम आधा मैनेजरियल रखेंगे आधा फाइनेंशियल रखेंगे। फिर जो इन्होंने टॉपिक सोचे वो बजटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो सारे ऐसे थे जिसके बड़े बड़े सवाल बनते हैं। तो फिर इन्होंने सोचा कि अगर 50-50 नंबर का होगा तो उधर तो 2 सवालों में खत्म हो जाएगा वो, और 30 मतलब कुछ MCQs और 2 सवालों में फाइनेंस का पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने फिर ग्रेड पहले इसकी थोड़ी सी चेंज थी, फिर उसको चेंज करके 30 से 40% किया। तो आज की डेट पे जो इनका इस वक्त ओवरऑल ग्रिड है वो 30 से 40 नंबर का पोर्शन कहते हैं मैनेजरियल से पूछेंगे, और 30 से 40 में फाइनेंशियल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट पूछेंगे, और 25 से 35 में बजटिंग पूछेंगे।
ये बेसिकली 3 जगह से बना है। मैनेजरियल एनालिसिस बीएम का एक पेपर होता था, एक बीएमबीएस होता था कैफ में, और एक फाइनल में होता था बीएमएस। उन दोनों में से थोड़ी सी चीजें उठा के उन्होंने ये 30 से 40 नंबर का बीएम का पोर्शन बनाया। ये 25 से 35 नंबर का पोर्शन कॉस्ट में से निकाला। एक पुराना कॉस्ट का बड़ा भारी सा पेपर होता था, उसमें बजटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सारी चीजें होती थी, वो वहां से ली। और ये 30 से 40 नंबर लिए सीए फाइनल का एक पेपर होता था बीएफडी, वहां से। तो उन्होंने एक ऐसा बेस पेपर बना दिया जिसमें आपको थोड़ा सा कॉस्ट का तड़का, थोड़ा सा फाइनेंस का तड़का और थोड़ा सा मैनेजरियल का तड़का मिल जाए। अब जब पेपर में इतनी सारी चीजें मिक्स कर दी तो खुद डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका सिलेबस इतना मुश्किल हो जाए कि ये इम्पॉसिबल हो जाए लोगों के लिए करना। तो उन्होंने फिर इसमें सिलेबस को आहिस्ता आहिस्ता, ये जब आया था 2021 में, उस वक्त से लेके अब तक सिलेबस 25-30% ये कम कर चुके हुए हैं। सरप्राइजिंगली ऑन एवरेज इसका रिजल्ट 50% से ऊपर है। ये ग्रुप बी का सबसे मजे का रिजल्ट देने वाला पेपर बना हुआ है। पिछला शायद 57% था या 55% था, उससे पीछे 50% था। तो ये पेपर अपेरेंटली इसकी शक्ल थोड़ी सी खौफनाक है, लेकिन इसकी टेस्टिंग का लेवल भी बड़ा मजेदार चल रहा है। और उनकी ख्वाहिश है कि लोग इसको रीजनेबली तैयार करके और आगे से आगे इसको कवर करें। अगर मैं जब ये शुरू में आया था तो हमने 2 साल तक या 4 अटेम्प्ट्स तक हम ओवरऑल एनालिसिस बनाते थे। फिर उसके बाद मैंने अपना मैनेजरियल वाला पोर्शन का एनालिसिस अलग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो टोटल एनालिसिस को शक्ल नहीं दे रहा था। इन्होंने जब कहा था कि हम पूछेंगे 30 से 40 नंबर का मैनेजरियल, 30 से 40 का फाइनेंशियल और 25 से 35 का ये पोर्शन, तो उस वक्त जो पहली अटेम्प्ट आई उसमें 3 एमसीक्यूज थे और 32 थ्योरी थे, यानी कि 35 नंबर यहाँ से पूछा। उससे अगली अटेम्प्ट में 44 नंबर यहाँ से पूछा। वो शायद ये ये कैसे कनेक्ट हुआ होगा? ये एक और पीसी से हुआ होगा ना, फिर उस पीसी का पॉपअप आ रहा होगा। ऑनलाइन हजरात मुझे बता दें कि आवाज बेहतर आ रही है? ऑनलाइन में एक दफा मुझे फीडबैक दे दें। ठीक है, ऑनलाइन में बिल्कुल क्लियर आवाज है। एक भाई ने पूछा सर ये भी क्लास लाइव होगी? टाइमिंग जी ये लाइव ही हुआ करेगी और हम असर के फौरन बाद क्लास कर लिया करेंगे। थोड़ी सी इसमें लोकल वेरिएशन रहेगी। ये तकरीबन 5:15 के आसपास स्टार्ट हुआ करेगी और फिर जैसे जैसे मार्जिन आगे मिलता जाएगा, एक ऐसा टाइम भी आएगा कि असर आगे की तरफ जा रही होगी तो हम पहले जल्दी से कर लिया करेंगे। वो डिपेंड करता है कि जो पिछला आ रहा है वो कितनी जल्दी कंप्लीट होता है। क्योंकि ये मतलब ये 3 दिन में इसको जो सिमटाना है, उसके अंदर 1 घंटे का फाइनेंस का पोर्शन है। वो जवाद साहब 1 घंटे के फाइनेंस के पोर्शन में जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो 10-12 मिनट ऊपर नीचे हो जाया करेंगे। तो इसलिए ऑन सेफर साइड हम जहन में रखें कि 5:15 ये आफ्टर असर स्टार्ट हो रही हुआ करेगी। और 2 दिन है, 2 दिन में कितनी को तकलीफ आप ले लेंगे। हमने पहले पहले ही प्लान होता था, 3 दिन ये क्लास चलती थी, 3 दिन फाइनेंस वाली क्लास चलती थी, बच्चे 6 के 6 दिन आ रहे होते थे। तो फिर ये हुआ कि अच्छा चलो इसको 3 दिन में वो करें। तो 3 दिन में जब करें तो जवाब साहब ने कहा कि भी सैटरडे भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सैटरडे पे बहुत सारा पढ़ाना है, क्योंकि पिछले 2 दिन में कम पढ़ाया है। तो अब उसकी वजह से मेरे पास रह गए 2 दिन। मेरा सब सिलेबस है बड़ा छोटा सा। तो उन्होंने कहा जी आप पढ़ाते रहें पढ़ाते रहें पढ़ाते रहें, बच्चों ने कौन सा को थ्योरियां पढ़नी होती हैं, बच्चों ने करने फिर भी सवाल है। बात उनकी भी सही है कि थ्योरी और न्यूमेरिकल की मोहब्बत में हमेशा न्यूमेरिकल ऊपर आ जाता है। तो ठीक है, हमने कहा चलो हर हफ्ते इनको याद रहे कि हमने मैनेजरियल पोर्शन भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा हम पढ़ते जा रहे होंगे। अच्छा जी, ये 40% उन्होंने जो क्लेम किया, इस अटेम्प्ट में 44 पूछा, फिर 42 नंबर का पूछा, फिर 40 नंबर का पूछा। तो ऑन एवरेज तकरीबन जो शुरू की 4 अटेम्प्ट्स थी उसमें उन्होंने जो क्लेम किया था 30 से 40 नंबर का, वो 40% पूछते रहे। पहले ये 35 से 45% था शुरू में, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता समझ लिया कि हमने इसको 40 से ऊपर नहीं जाने देना। फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन ऑन एवरेज 35% पूछते रहे, और ये जो 25 से 35% का तीसरा पोर्शन था, ये 25%। ये ओवरऑल एनालिसिस है, इसका अब हमारे उससे को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। हम आते हैं अपने वाले पोर्शन पे। हमारा जो पोर्शन है उसमें 9 चैप्टर्स हैं। एमएफए में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 16। ठीक है, 16 में से 9 मेरी साइड के हो गए। तो हमारे चैप्टर ज्यादा हैं, पढ़ेंगे कम, उधर चैप्टर कम है और पढ़ेंगे ज्यादा। उन 7 चैप्टर्स में से भी एक थ्योरी वाला है, एक रिस्क का एक चैप्टर है, जो कि अगर थोड़ा सा भी टाइम का क्लैश या टाइम टाइट हो रहा हो तो वो मेरे खाते पड़ जाता है। जो आसफ कहते हैं कि ये अभी अकाउंटिंग न्यूमेरिकल सवालों में फंसे हुए हैं, तो है थ्योरी का पोर्शन, तो बस ये भी फिर आप ही इसको कंसिडर कर लें। तो मेरे चैप्टर बन जाते हैं 10 और दूसरी तरफ चैप्टर बन जाते हैं 6।
तो मुझे 10 चैप्टर्स के लिए 2 डेज अ वीक का टाइम मिला है। अब अल्लाह करे उसमें आप लोग सपोर्ट करें, लेकिन लकीली अच्छी बात ये है कि काम के चैप्टर्स 3 ही हैं जिनमें से मेजोरिटी पेपर बन रहा है। अब हमारे पेपर की तश्कील किस तरह से है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है चैप्टर 7 से लेके 9 का पोर्शन, एक चैप्टर 6 है जो कि ऊपर के 5 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, और ये कुछ छोटे छोटे से दरमियाने से चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेके 5 तक। ये जो 5 चैप्टर्स हैं, पहले 5, इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट क्या डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 बताएगा कि पॉलिटिक्स का बिजनेस से क्या ताल्लुक है, चैप्टर 2 बताएगा इकोनॉमी का बिजनेस से क्या ताल्लुक है, 3 बताएगा सोशल और ये जो इर्द गिर्द लीगल फैक्टर्स हैं इनसे हमारे बिजनेस को क्या फर्क पड़ता है, चौथा बताएगा आईटी से हमें क्या फर्क पड़ेगा, और पांचवा बताएगा कि आज के दौर की आईटी ने किस हद तक हमारे बिजनेसेस चेंज कर दिए हैं। चैप्टर 6 इन सब का कंबाइंड सवाल है। आईकेप ने ये किताब जब बनाई तो इसमें मुख्तलिफ लोगों को दिया कि आपने इस पोर्शन पे काम करना है, और फाइनेंस के पोर्शन चैप्टर 9 से आगे शुरू कर दिए। अब जब काम होके आया तो वो कुछ फैक्टर्स थे, एक चैप्टर ये बनाना भूल गए, वो है इकोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल एनवायरनमेंट। इनकी गिनती आउट हो गई, तो इन्होंने एक छठा चैप्टर बनाया। उस छठे चैप्टर का नाम है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 to 5। तो जब आईकेएम की किताब में चैप्टर खोलते हैं तो चैप्टर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 4 सवाल है और उनके सॉल्यूशन है। तो ये पहले ही दिन चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर 6। ये चैप्टर 6 इज पेस्टल कंबाइंड। ऊपर के 5 चैप्टर से अगर कंबाइंड सवाल बनाए तो उन्होंने इस चैप्टर में 4 कंबाइंड सवालों की हमें प्रैक्टिस कराई है, वो इसमें शामिल है। और अगर आप देखें तो मैंने स्प्रिंग 22 से लेके स्प्रिंग 25 आज तक इस पेपर की जितनी अटेम्प्ट हुई हैं उस हिसाब से वो किया। तो आप देखें पहली 2 अटेम्प्ट में कंबाइंड सवाल नहीं आया, फिर एक अटेम्प्ट में आया, एक में नहीं आया, एक में आया, एक में नहीं आया, एक में आया, तो एक में। अब वो इस तरह के भी तुक्के होते हैं ना कि हाँ ठीक है बस अब ये अब अगली दफा नहीं आना। इसी तरह से अगर आप ऊपर के चैप्टर्स देखें तो चैप्टर 4 पे जरा ध्यान करें, 7 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 17% ऑफ द पेपर इस अकेले चैप्टर से। आप ये देखें कि इधर 82 के सवाल आए हैं इन 5 चैप्टर से, और सबसे ज्यादा कहां से आए हैं, चैप्टर 4 से। तो हुआ ये कि इन्होंने एक चैप्टर बनाना था जिसका नाम होता पेस्टल, जिसमें ये बताते 3-4 सफे पे पॉलिटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, 3-4 सफे बताते इकोनॉमिक्स का क्या वो होता है, लेकिन किताब बनाते हुए इतने जज्बाती हुए कि पूरे पूरे चैप्टर बना दिए। अब जब चैप्टर बना के सोचा कि सवाल कैसे बनाए, सवाल आपने बनाने एमसीक्यूज को छोड़ के 35 नंबर के। अब 35 नंबर के सवाल 9 चैप्टर से जब बनाने बैठते हैं तो नजर आता है कि चैप्टर 7 भी बड़ा अहम है, 8 भी बड़ा अहम है, 9 भी बड़ा अहम है। तो ले दे के जब टाइम बचता है तो फिर सोचते हैं कि इसके बाद आईटी का पता होना चाहिए लोगों को। इन 4 चैप्टर से सवाल बनाने के बाद अगर सवाल मार्जिन बचा हुआ हो ज्यादा तो एक कंबाइंड सवाल बना लेते हैं, और अगर थोड़ा हो तो चंद एमसीक्यूज वगैरह से काम चला लेते हैं। तो इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग अगर आप चैप्टर 7 से देखें, 22% ऑफ द टोटल अभी तक जितने मार्क्स पूछे गए हैं उनका 22% चैप्टर 7 से, और 22% चैप्टर 8 से, और 17% चैप्टर 9 से। यानी कि 61% ऑफ मैनेजेरियल वाला जो वो पोर्शन है उसके सवाल 3 चैप्टर से आते हैं। इंटरेस्टिंगली जब हम ये 3 चैप्टर खत्म करते हैं ना तो उसके बाद ऐसा लगता है कि मजाक चल रहा है। यानी जो हम हफ्ते में 2 दिन के लिए इकट्ठे होते हैं ना, हम 2 दिन इकट्ठे होंगे, एक चैप्टर खत्म, फिर अगले 2 दिन इकट्ठे होंगे, एक और चैप्टर खत्म, फिर 2 दिन इकट्ठे होंगे, एक और चैप्टर खत्म। और जब जब चैप्टर खत्म होता जाएगा हम चाहेंगे उसका टेस्ट लें। ऊपर से दिन सारे मले गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि सैटरडे में जो है ना वो क्लास आपकी शायद 3 से 6 जाएगी, 3 से 5:30, ठीक है सही है। इनिशियली मेरे ख्याल में भी उन्होंने यही बताया है। चले तो ये 3 से 6 चला करेगी प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो हमें वहां पे अगर मार्जिन मिल गया तो हम क्लास शुरू होने से पहले टेस्ट रख सकते हैं। उससे पहले ऑडिट चल रहा है, करते हैं कुछ ना कुछ। नहीं ऑडिट 3 बजे तक है पूरे। हाँ इस दफा बड़े अरसे बाद ऑडिट R2 आपस में कनेक्ट हुए हैं, वरना ऑडिट बिल्कुल अलग टाइम पे होता था, R2 बिल्कुल सुबह सुबह के वक्त होता था, तो बच्चे बिल्कुल ही सुत रह जाते थे घर में। तो इस दफा हमने जो है ना FR2 को भी इज्जत दी है। तो एक तो पहले ही लाइट सा सिलेबस था, ऊपर से जब ये चीजें सामने आई तो
जब ये सिलेबस पहली दफा आया था और मैं स्टूडेंट्स को ये प्रेजेंट कर रहा था, तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक चैप्टर के इन्होंने 6 टुकड़े कर दिए। चैप्टर 1 से लेके 6 तक जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट है, पेस्टल। पेस्टल कहलाते हैं 6 फैक्टर्स जो आपके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट के होते हैं, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, इस तरह से करके। तो असूलन एक चैप्टर होना चाहिए था पेस्टल, एक होना चाहिए था एक्सटर्नल एनालिसिस, एक होता है इंटरनल एनालिसिस और एक होता है एथिक्स। 4 चैप्टर में हमारा पोर्शन खत्म हो जाता। लेकिन किताब बनाने वालों ने 9 चैप्टर बना दिए। लेकिन सवाल पूछने वालों ने बिल्कुल हया नहीं की, किताब बनाने वालों की। अब आप ये देखें कि ये जो चैप्टर वो है 3 है, चैप्टर 3 में एक दफा 5 नंबर का सवाल आया, उसके अलावा बस 1-2 दफा एमसीक्यूज ही पूछे उन्होंने। चैप्टर 1 को अगर आप देखें, एक दफा 8 नंबर का प्रॉपर सवाल आया, उसके अलावा नहीं पूछा। चैप्टर 2 को देखें, एक दफा 1 नंबर का एमसीक्यू, 1.5 नंबर का एमसीक्यू, 1 नंबर का एमसीक्यू। यानी मैं ये कह सकता हूं कि चैप्टर 1, 2 और 3 इन तीनों को मिला के 2 सवाल पूछे उन्होंने 7 अटेम्प्टों में। तो खुद ही से हमें चौरस्ते बता दिए। तो ये जब सारी चीजें सामने आती हैं और जब हम चैप्टर 7 को देखते हैं, 18 नंबर का सवाल, 13 नंबर का सवाल, 9 नंबर का सवाल, 14 नंबर का सवाल। चैप्टर 8 को देखते हैं, 13 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 8 नंबर। चैप्टर 7 को देखते हैं, 9 को 7, 6, 6, 6, 4, 6 इस दफा 10 नंबर, 11 नंबर। तो इससे साफ नजर आ जाता है कि हमारा कोर फोकस का होना चाहिए। तो हम इन 3 चैप्टर्स को तसल्ली से थोड़ा थोड़ा सा करके चलाते रहेंगे, 2-2 दिन करके। मतलब पढ़ा, फिर अगले हफ्ते पढ़ा, फिर उससे अगले हफ्ते पढ़ा, जब कंप्लीट हो गया एक तसल्ली से टेस्ट कर लिया, फिर इसी तरह से अगला चैप्टर स्टार्ट किया। लेकिन जो ऊपर वाले 5 चैप्टर्स आएंगे, उधर हमारी अप्रोच होगी थोड़ी सी जरा फास्ट, टाइम कम लगाएंगे और पढ़ेंगे थोड़ा ज्यादा। तो क्या बात समझ आ रही है? ये पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि पास करना है। वही एक रीजन जिसके लिए हम कोई भी पेपर पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिस पेपर ने आपको सही सबसे ज्यादा एनकरेज करना है वो ये पेपर है। मुझे पहला और आखिरी चांस मिला है आप लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योर जगाने का, क्योंकि इसके अलावा दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पहले एसपीएम एक पेपर होता था, फाइनल में वो भी खत्म कर दिया। अब स्ट्रेटेजिक केस स्टडी में जाके बिजनेस आएगा, यानी पूरा सीए गुजर जाएगा और एंड तक आपको ही नहीं पता होगा कि बिजनेस में क्या करना है। तो जो मैनेजेरियल पोर्शन है, ये आपको बताता है कि आपने बिजनेस को मैनेज कैसे करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस वक्त पूरी पूरी ब्रांचेस को रन कर रहे हैं, पूरे पूरे बिजनेस को रन कर रहे हैं, पूरा पूरा एरिया जोन, पूरा पूरा पता लगता है कि एक एक पूरा फिजिकल जोन आपके पास है। फॉर एग्जांपल, मेरे कजन इस वक्त यूएई में सिटी ग्रुप का जो मिडल ईस्ट का पूरा डिवीजन है, उसके वो डायरेक्टर है। वो अकेले पूरे मिडल ईस्ट डिवीजन को, मिडल ईस्ट का जितने भी उसके अंदर वो आ रही हैं, स्टेट्स आ रही हैं, कंट्रीज आ रही हैं, उसके जितने भी सिटी ग्रुप के ऑपरेशंस हैं, उनको हेड कर रहे हैं। और वो कोई ऐसा काम नहीं करे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो क्या काम कर रहे हैं? हाँ भाई, अब हमने कौन सी सब्सिडी लॉन्च करनी है, कौन सी नहीं करनी, किस मुल्क में एंटर हो, किस में ना एंटर हो, किस मुल्क से अपनी ब्रांचेस को स्क्वीज कर लें, कौन से मुल्क में हमें क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, किस जगह हमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। ये सारे वो काम है जो टिपिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता, या जो आपने कागजों में चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा वो ये नहीं करता। लेकिन आप लोगों ने अल्टीमेटली क्या करना है? यही करना है। आपने अपने दायरों में आईटी इन्वॉल्व करवानी है। आपने अपने दायरों में बताना है कि भाई गवर्नमेंट की ये इस वक्त पॉलिसी चल रही है, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। इस वक्त इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, हमें यूं प्लान करना चाहिए। इस वक्त एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, हमें इस तरह चलना चाहिए। तो टेक्निकली ये पेपर आपको बॉस बना रहा है। दो सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 साल बाद, एक बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा होता है और एक बंदा 2 लाख रुपए कमा रहा होता है। क्यों? सेम फर्म से निकले होते हैं, सेम आर्टिकल्स होते हैं, सेम स्टेटस होता है, सेम क्वालिफिकेशन होती है। क्या फर्क होता होगा? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मैनेजेरियल कैपेसिटी। एक बढ़ बढ़ के बातें करता है, एक खामोशी से ठंडा होकर बैठा रहता है, एक को बोलना आता है, एक को बोलना नहीं आता। एक को अच्छी मेल लिखनी आती है, दूसरे को अच्छी मेल नहीं लिखनी आती। एक शर्माता रहता है, दूसरा आगे बढ़ बढ़ के डिसीजंस में हाथ बढ़ाता है। एक सेठ से डरता है कि सेठ अभी मुझे डांटेगा, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, और एक सेठ को जाके कहता है, सर आप, ईद की छुट्टियां अभी तीसरा दिन है ईद का, आप ऑफिस आए हुए हैं, आप अपनी फैमिली के साथ घूम के आए भूरबन वगैरह, मैं देख रहा हूँ ना, आप मंडे को आइएगा। सेठ भी कहेगा यार ये सही है। सेठ को क्या चाहिए? सुकून।
भाई इतने पैसे कमा के बैठा हुआ, उसने पैसे भी कमाने हैं और मेहनत भी नहीं करनी। उसने सारी जिंदगी मेहनत करके एक बिजनेस बनाया है। अब एक बंदा आके कहता है जी आपकी वो 2 ब्रांचें मैं संभाल लूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप चिल करें। तो उस बंदे को वो 10 लाख रुपए महीना भी दे देगा ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रांच 2 करोड़ रुपए महीना कमा के दे रही होगी। तो ये कौन करेगा? वो वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैनेजेरियल स्किल को समझता है। तो यहाँ चूंकि सिलेबस छोटा होता है, तो मैं इस चीज का भरपूर फायदा उठाता हूँ, और मैं फिर तसल्ली से सेशन के एंड तक आप लोगों के अंदर एक बिजनेसमैन जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट टाइम एमएफए की क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी, हमने एक चाय के बिजनेस की फिजिबिलिटी बनाई थी कि अगर हम चाय का खोखा स्टार्ट करें बरकत मार्केट में तो क्या होगा और किस तरह से। आप कहेंगे सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के भी अगर चाय का खोखा खोलना है तो फिर फायदा। मजे की बात है, वो चाय का खोखा वाला 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि बिजनेस को सोच रहा है। और हम कह रहे हैं नहीं, हमें तो नौकर बनना है, वो टाई शाई लगा के बाबू शाबू बन के जाएंगे और अच्छे तरीके से चीजों को लेके चल रहे होंगे। तो वो वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना। फिर कौन सा वाला बनना है? जो ज्यादा नोटू कमाता है। और ज्यादा नोटू कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट कमाता है? जो अच्छी एंट्रियां रिकॉर्ड करता है, जिसकी स्किल्स है, जिसकी कम्युनिकेशन है, अपने आप को सेल करना आता है। पूरे कैफ के एंड तक 2 ही चीजें हैं जो आपकी स्किल पे काम कर रही हैं, एक आपका पीपीई का कोर्स और एक मैनेजेरियल का पोर्शन। फाइनेंशियल का पोर्शन फिर आप सवाल ही करने लग जाएंगे। जब आप सब कह रहे हैं देखो एनालाइज करो, आप कहेंगे सर सवाल कराएं। वो कहेंगे देखो अब बताओ क्या डिसीजन होना चाहिए, आप कहेंगे सर सवाल सॉल्व कैसे करना है ये बताएं। तो क्योंकि वहां अकाउंटिंग चल रही है, तो वहां उनके पास इतना मार्जिन नहीं होगा, तो इन थ्योरी मेरे पास मार्जिन है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इस क्लास के सारे लोग जो है खुद से सोचा करें। मैं टॉपिक सामने फ्लोट करूंगा, ये टॉपिक है, आप बताएं क्या होना चाहिए। वो डिस्कशन करेंगे, फिर हम यहाँ किताब में भी देख लेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। घबराए तो नहीं बैठे? ठीक। ओवरऑल हमारा मैनेजेरियल पोर्शन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है कंसिडर करने की? एक तो रिक्वायरमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि होता ये है कि हमें अपनी पसंद का सवाल नजर आता है, हम ठकाठक फौरन से उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। रिक्वायरमेंट को ध्यान से देखना है कि वो हमसे पूछ के आ रहे हैं और उसके मुताबिक चलना है। टाइम मैनेज करना एक स्किल है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पहला पेपर है जहां आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल मिक्स है। टेक्स्ट में ऐसा होता है, लेकिन गिनती के 1-2 न्यूमेरिकल सीधे सीधे से होते हैं और वो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते। इधर आपको एक बजटिंग का बड़ा सवाल मिल गया, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बड़ा सा सवाल मिल गया, एक आध हेजिंग वगैरह बीच में एंटर हुई। वो सब करने के बाद 2.5 घंटे गुजर जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि मैं मैनेजरियल के साथ क्या, या मैनेजरियल शुरू करते हैं तो सोचना शुरू हो जाते हैं, सोचते सोचते 1.5 घंटा लग जाता है, फिर सोचते हैं कि फाइनेंस किस तरह से वो हो। तो इस पेपर में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट। हमें आहिस्ता आहिस्ता समझना होगा और हमें मैनेजरियल के पोर्शन को लेस देन 1 आवर में खत्म करना होगा, तभी हम कामयाब होके अपने 2 घंटे आगे फाइनेंस के पोर्शन को सही से दे सकेंगे। कोई शर्त नहीं है कि आपने पहले मैनेजरियल करना है, आप मिक्सिंग कर सकते हैं। अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सवाल हमेशा बड़ा अच्छा आता है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई हुई और आपको पता है मैं 35 मिनट में फड़का फड़कू देता हूँ, तो सबसे पहले वो उठाएं और उसको फड़का दें, फिर मैनेजरियल। तो ये अभी नहीं पता लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको दोनों सब्जेक्ट्स की एफिलिएशन डेवलप होगी दोनों साइड से, और फिर आप डिसाइड कर रहे होंगे कि मुझे पहले कौन सा पोर्शन करना चाहिए या क्या दोनों की मिक्सिंग करनी चाहिए। तो शायद पहला दिन इज टू अर्ली कि हम इस पर बात करें कि आपको पहले कौन सा पोर्शन करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट मैनेजरियल पोर्शन इज इंपॉर्टेंट टू पास। अनफॉर्चुनेटली मेरे अपने को टीचर तक को भी इस चीज का अंदाजा नहीं है कि ये जरूरी पोर्शन है। वो मुझे बस जब जब थोड़ा सा टाइम मिलता है वो देते हैं कि हाँ ठीक है, मैनेजरियल में तो बच्चों ने किताब पढ़ पढ़ के वो देने होता है ना। तो इस पोर्शन की ना इज्जत हमारे अपने कुलीग टीचर्स भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं अकाउंटिंग सब कुछ होता है, बाकी अकाउंटिंग के अलावा सब वो एक मतलब अरबी और अजमी वाला कॉन्सेप्ट है कि बस ये अरबी है और बाकी सब अजम है। तो इस पेपर को ना इसका वो प्रॉपर तवज्जो नहीं मिलती। लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग की मोहब्बत में फाइनेंस में इतने इन हो जाते हैं कि उनके वो सवाल तो अच्छे होते हैं, थ्योरी से भागना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपने रिसेंट पास पेपर एनालिसिस के हिसाब से देखा है, तो जो बिल्कुल मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट आई है अभी स्प्रिंग 2025, 31 नंबर और 7 नंबर, 38 मार्क्स। इससे पहले 35, 40, 40, 42। तो कहीं ना कहीं 38-40 नंबर का पोर्शन मैनेजरियल का आ रहा है।
और पेपर पास करने के लिए आपको जितने नंबर चाहिए उसमें से अच्छी खासी तादाद यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इस 40 में से 24-25 नंबर लिए जा सकते हैं, तो फिर आपको रिमेनिंग 60 में से 25 नंबर लेने होंगे। लेकिन अगर आप कहें कि ये मैं छोड़ देता हूँ और उस 60 पे फोकस करता हूँ तो 60 में से 50 नहीं आता है। तो इसलिए एक चीज जरूरी है, अंडरस्टैंड दैट मैनेजरियल पोर्शन इज इंपॉर्टेंट टू पास। फिर शॉर्टकट और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अब इस्तेमाल करनी है। ये आज की मेरी 5वीं ओरिएंटेशन है और पिछली 4 ओरिएंटेशन में मैंने कहा था शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना है, और यहां आके एमएफए में मैं कह रहा हूं कि क्या करना है, शॉर्टकट इस्तेमाल करें, स्ट्रक्चर अप्रोच। सिलेबस का फैलाव ज्यादा है लेकिन हमें ये पता है कि आईकेएप का फोकस एरिया कौन सा है। तो एमएफए में अगर आप कहेंगे सर मैंने पहले 5 चैप्टर्स बस पढ़ लिए हैं, सुन लिए हैं आपके लेक्चर्स, पेपर में आ गया कुछ ना कुछ गुजारा मुजारा कर दूंगा, कहूंगा वो छोड़ो 7, 8, 9 बताओ। कहें सर 7, 8, 9 बड़े टेस्ट टैली हैं, एक एक चीज लिखी हुई है, याद है, सवाल हाथ से किए हुए हैं। मैं कहूंगा ठीक है, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि इस पेपर में जो पूछी जाने वाली चीज है वो यही है कि एक्सटर्नल दुनिया, इंटरनल दुनिया और एथिक्स के हिसाब से बिजनेस क्या कर रहा है, रह के उनके पास बच जाती है आईटी वाली बात है, और वो आप लोग बड़े आराम से रट्टे मार लेते हैं। रट्टे के तो आप लोग चैंपियन हैं। तो इसमें चैप्टर 7, 8, 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेम गोज विद फाइनेंस साइड पे, आपको चीजें तो बहुत मिलेंगी लेकिन काम के सबसे 2 जो मेन टॉपिक है काम के, जब साहब ने भी आपको आइडिया दिया होगा टॉपिक्स वगैरह का, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी और बजटिंग। तो अगर पेपर में 15-15 नंबर के या 18 नंबर का एक का सवाल और 15 नंबर का एक का सवाल आ गया तो 33 नंबर, 33 से 35 नंबर अगर आपको इन 2 टॉपिक्स के मिल गए और इधर से इन 3 चैप्टर्स में से आपके पास आ गया तकरीबन 30 नंबर का पोर्शन, तो फायदा ये है कि यहाँ पे हमने कम टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है तो हम ज्यादा अच्छे नंबर जनरेट कर सकते हैं। फाइनेंस पोर्शन भी जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं है, मैनेजरियल पोर्शन भी जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं है, कि यही वजह है कि हमने 3 डेज अ वीक क्लास के हिसाब से भी प्लान की और वी आर मच कॉन्फिडेंट कि ये बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। इसका सिलेबस R2 से भी छोटा है, इसका सिलेबस ऑडिट से भी छोटा है। सिलेक्टिव स्टडी अवॉइड करनी है, ये क्या बात हुई? अभी ऊपर तो मैंने कुछ और कहा था, छोड़ना नहीं है, अपना के छोड़ना है। वो शेर था ना, वो उसने कहा था अपना बना के छोड़ूंगी, फिर अपना बना के छोड़ दिया। मैंने कहा सर आप जो है ना किसी और तरफ हमारा दिमाग ले गए। तो एक है अपना बना के छोड़ना और एक है अपना बना के छोड़ देना। तो अपना बना के छोड़ नहीं देना, अपना बना के छोड़ना है। पता नहीं आप लोग जुमले में तवक्कुफ कहाँ देना है उसको समझ आ रही है नहीं आ रही। तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, करनी सब है, यानी कि मैंने ये नहीं कहा कि आपने अगर मुझे कहा सर मैंने 5 चैप्टर किए ही नहीं और आखिरी 3 बहुत अच्छे हैं तो मैं कहूँ बहुत शाबाश। मेरे जुमले क्या थे, आपके सर मैंने 5 चैप्टर देख लिए हैं, आपके लेक्चर सुन लिए हैं, इस काबिल हूं कि पेपर में कुछ ना कुछ कर सकूं, लेकिन वो 3 बड़े तूफानी है, मैं कहूंगा शाबाश। तो ये है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच या स्पेसिफिक शॉर्टकट। तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, पढ़ना हमने सब है, लेकिन कुछ पे बहुत अच्छा टाइम लगाना है और कुछ पे मुनासिब अप्रोच से भी काम चल जाएगा। याद रहेगा? वाह, ये तो एकदम से थैंक यू आ गया। अब सवाल ये है कि क्या इसमें क्रैमिंग पोर्शन आता है? लॉजिक जो चैप्टर 4 है आईटी वाला, वहां से रट्टे वाला सवाल नॉर्मली आता है। 7, 8, 9 में से तकरीबन लॉजिकल सवाल आते हैं। यहाँ के एक ही तरह के लॉजिकल सवाल हैं। असल में ना मैं पहले पहले दिन ना आपको बहुत ज्यादा आवाजार नहीं करना चाह रहा, अदरवाइज ये सामने ना एक स्लाइड आएगी जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कितनी तरह के सवाल होते हैं, उसको करने की क्या क्या अप्रोच है, उसको कैसे लेके चलना है। तो मुझे ये लग रहा है कि जब हमारे पास इस हफ्ते में ऑलरेडी इतने सारे दिन हैं और अभी आप आहिस्ता आहिस्ता गेयर अप हो रहे हैं और अभी हमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया, तो बजाय इसके कि मैं आज ही सारा जज्बाती होके कि अच्छा सवाल इतनी तरह के हैं, इसको ऐसे करना है और आग लगानी है, अभी पहला पहला वीक है, जब आप माइंड बना रहे हैं, अभी पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्यों ना वो वाली डिस्कशन हम कल के ऊपर कर लें। क्योंकि आज ऑलरेडी आप बड़ी देर से बैठे हुए और आपको अंदाजा नहीं था कि बीच में नमाज की ब्रेक वगैरह का क्या होगा, तो हम ऑनवर्ड जो है उसको 5:15 से प्लान कर रहे होंगे और मगरिब की अजान की इधर से आवाज आएगी, इधर हम क्लास खत्म कर देंगे। अब जैसे जैसे मगरिब आगे होती चली जाएगी वैसे वैसे हमें क्वेश्चन मिलता चला जाएगा।
तो मेरी ख्वाहिश थी अगर वो ऑडिट वाला कम्बिनेशन ना होता तो मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे पहले टाइम मिल जाए, ताकि मुझे पता हो कि हाँ भाई ये मेरा स्टार्टिंग टाइम है। क्योंकि जब 1 घंटे की क्लास के बाद मेरी वाली क्लास आनी है तो मुझे पता है वो 1 घंटे वाली क्लास में न्यूमेरिकल जब चल रहा होगा तो वो 8-10 मिनट कहीं ना कहीं ऊपर खाए जाते हैं, और एंड पे मगरिब खड़ी हुई है, तो मैं दरमियान में ना बिल्कुल क्लास से पीछे असर, क्लास से आगे मगरिब, और उससे बिल्कुल पीछे जवाद साहब की क्लास। तो वो और 2 दिन, तो इस दफा जो है ना मेरे हाथ इतनी बुरी तरह से बंधे हुए हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट को लोग जितना टाइम देते हैं मैनेजरियल को, शायद इतना काफी है 2 डेज अ वीक। क्योंकि 2 डेज ना होता तो ज्यादा से ज्यादा 3 डेज होता। पहले 3 घंटे की 3 दिन सवा सवा घंटे की क्लास होती थी। अब 2 दिन कागज पे एक लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रैक्टिकली सवा घंटा, कि हम सवा सवा घंटे की 2 क्लासें करके और इतना मुनासिब पढ़ लिया करेंगे कि आपका फाइनेंस वाला पोर्शन भी डिस्टर्ब ना हो। और आपने पहले 3 दिन तो पढ़ना ही है, पहले 3 दिन में हम टेस्ट रख सकते हैं। आप कहेंगे सर बड़ी मुश्किल से तो पहले 3 दिन हम कॉलेज आने से बचे थे। चलें, जब टेस्ट का टाइम आएगा तब तक आपकी रूटीन भी बन गई होगी, थोड़ा सा ये ईद वाले माहौल से भी बाहर निकल आए होंगे हम। तो अब क्या ये एक जमहूरी फैसला है कि हम डिफरेंट तरह के जो सवाल हैं, कौन कौन सी तरह के आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या इनको कल पे डालें? अगर कल पे डालें तो आज हम कुछ हल्के फुल्के सवाल तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ सामने 50 जबानों में शुक्रिया लिखा हुआ है। तो कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन एमएफए को लेके, ओवरऑल लेके, हमारी अप्रोच को लेके, ये क्लास भी लाइव चल रही होगी। और ये क्लास जो है वो अभी इनिशियली हम 5:15 प्लान्ड है, तो जो लोग ऑनलाइन है वो जरा थोड़ा सा जहन में मार्जिन रखिएगा कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाया करेगा नमाज के टाइम के हिसाब से। एक भाई ने कहा सर मंडे को टेस्ट रख लें। अभी देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके क्या माहौल बनता है। जी, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? वाह, बहुत जल्दी छुट्टी के चक्कर में है। चलो पहला पहला दिन है, जुल्म नहीं होना चाहिए। स्लाइड में तो मैंने आखिरी स्लाइड डाली हुई थी, लेकिन जब लेक्चर शुरू ही थोड़ा सा लेट हुआ है तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं है जो है ना। और फिर कल अगर हम एक चैप्टर शुरू कर रहे होंगे और उसके बाद फिर छुट्टी आ जाएगी, तो कल हम इसके सवाल कितनी तरह के होते हैं इसको डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह, और ओवरऑल डिस्कस कर रहे होंगे कि इस सब्जेक्ट का क्या इम्पैक्ट है। तो वो चाय वाला बिजनेस, उसकी फिजिबिलिटी कल बनाए। क्योंकि ना मुझे मरे हुए अकाउंटेंट्स में से ना कुछ जिंदा आवाजें चाहिए। मुझे आप लोगों के अंदर ना थोड़ा सा जोश जगाना है। गलत कैंपस में गलत बात सोच रहा हूँ मैं। एक स्टूडेंट था हमारा, मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर था कॉस्ट में, उसका किसी अच्छी फर्म में नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्टर, मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर कॉस्ट में, किसी फर्म में नहीं हुआ। बोलना नहीं आता था, प्रेजेंट करना नहीं आता था, ड्रेसिंग का आइडिया नहीं था। वो इंटरव्यू देने जब जा रहा होता था तो वो नमाज की टोपी और टखनों तक सलवार चढ़ाई हुई होती थी कि ठीक है सही है, मैं अपने आप को क्यों बदलूं फर्म वालों के लिए। तो जब आप इतना ज्यादा बिल्कुल ही फनेटिक हो जाएंगे और बिल्कुल रिजिड हो जाएंगे कि नहीं भाई मैंने तो ऐसे ही चलना है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ अगर अकाउंटेंट बन के रह जाएंगे ना कि नहीं मुझे अकाउंटिंग अच्छी आती है, सवाल करने बड़े अच्छे आते हैं, और जब आप फर्म में जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस ही आउट हुआ वो, इंटरव्यू में जाएं तो आप जनाब कप कपा रहे हो, आपको बोलना ना आ रहा हो, तो पीपीई भी बड़ी जरूरी स्किल है। और मैनेजरियल पोर्शन में कम से कम आपके अंदर से एक बिजनेस माइंडेड बंदा जरूर जगाना है, ताकि जब आप फर्म में जाएं तो सिर्फ आप अपने हिस्से का काम ना कर रहे हो, आप देखें कि हाउ बिजनेस इज बीइंग डन, दुनिया कैसे चलती है, कारोबार कैसे होता है। पाकिस्तान में रहते हुए कारोबार ना करना तकरीबन कुफर के करीब है। इस मुल्क में इन्फ्लेशन की वजह से नौकरी हमेशा गरीब कर देती है आपको, क्योंकि आप जो कमा रहे होते हैं आपकी इंक्रीमेंट उस तेज रेशो से नहीं होती जिस तेज रेशो से बढ़ रही होती है महंगाई। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है तो आप पास ऑन कर देते हैं उसका इफेक्ट, आपकी कॉस्ट बढ़ती है तो आप आगे शिफ्ट कर देते हैं। सिवाय एक बिजनेस के, पाकिस्तान का हर बिजनेस जो उसकी कॉस्ट बढ़े वो आगे पास ऑन करके रेवेन्यू या अपनी जो वो है इनकम या अपनी सेल प्राइस बढ़ा सकता है, सिर्फ एक बिजनेस को छोड़ दो, एसबीआई। कि हम 30,000 की फीस आज से 3 साल पहले को रिड्यूस करते 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 22,000 फिजिकल पे आए, उसमें भी वो 3,000 का डिस्काउंट लगा के प्री एनरोलमेंट, और वो करते करते हमारा ये होता है कि बस किसी तरह से एज लो एज पॉसिबल में हम वो कर दें। तो ये वाहिद बिजनेस है, ये अजीब सा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि बिजनेस नहीं है। जब आप समझेंगे इसे तो ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम बिजनेस करना सीखेंगे, समझेंगे, और
थोड़ा सा कमर्शियल एलिमेंट अपने अंदर निकालेंगे। आप लोग जो बहुत हम्बल हो गए हैं ना, थोड़ा सा दुनियावी बनना है, थोड़ा सा देखना है कि दुनिया में हाउ थिंग्स गो अराउंड, क्योंकि लोगों ने खा जाना है आपको। अगर आप सिर्फ एक शरीफ से भोले बाले से अपने काम से काम रखने वाले और एक अकाउंटेंट हुए जो बस हर दिन का काम अपना कर लेता है और बड़ा खुश रहता है कि मैंने बड़ा कमाल काम कर दिया, आप ही का अपना तेज तरार कुलीग आपको काट जाएगा, आपसे आगे निकल जाएगा, सेठ के सामने सच्ची झूठी बातें कर के आगे से आगे ग्रो कर रहा होगा, आपसे काम करवा के अपने नाम से प्रेजेंट कर देगा। इतना तेज जरूर होना है कि दुनिया हमें ना खाए। आप जालिम मत बने लेकिन मजलूम भी ना बने। तो मेरी कोशिश ये होगी कि कम से कम आपके अंदर इतना एक अप्रोच डेवलप हो जाए कि आप अपने आप को, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा इसमें। हाँ, उन्होंने कहा मगरिब का वक्त करीब है, तो ये आवाजें जो है ना किस किस्म की। असल में ये कमरा ना बेचारा वो करता है जी, ये चीखें मारता है। इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ था। क्लासें शुरू होने में 9 दिन रहते थे और यहाँ पे एक बाग था, और 9 दिन बाद क्लास शुरू होनी थी। तो हम उस टाइम पे सोच रहे थे कि ये होगा क्या। हमने जनाब जमीन की खुदाई शुरू की कि बेस डले, बारिश हो गई। क्लासें शुरू होने में 6 दिन लगे। फिर ये कमरा, मतलब उस वक्त 2 कमरे होते थे, ये यहाँ जहाँ पिलर है यहाँ तक एक कमरा था और एक कमरा उससे पीछे था। तो ये 7 दिनों में कमरे बने थे। तो दीवारें बेचारी जो है ना अभी तक चीखें मारती हैं, शोर मचाती हैं कि मेरे साथ किया क्या है। और सीजन था सर्दियों का, तो जो है ना वो इस वजह से इस कमरे से ना अजीब अजीब सी आवाजें, इसकी दीवारें अचानक से गीली हो जाती हैं। तो आसेब वाला चक्कर इधर नहीं है, लेकिन जो है ना ये इस कमरे के साथ जुल्म बड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं जमीन अभी तक बेचारी जो है ना ये परेशान है कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि इसके नीचे एक बागीचा है और साथ वालों का जो लॉन है वो यहाँ तक है। मतलब इसके नीचे, इस दीवार के पीछे यहाँ तक मट्टी ही मट्टी है। तो हम इल्म की खातिर हम जो है ना वो नक्शों के साथ पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल, फिर हम इससे आगे वो शुरू करते हैं। आप में से किसी का कोई सवाल नहीं है? आप बड़े आवाज़ बैठे हुए हैं। ठीक है जी, फिर कल कहानी को यहीं से शुरू करते हैं। 5:15 हम जहन में रखते हैं। सर को भी ना 5 बजे के आसपास थोड़े से ना वो हिंट देने शुरू कर दिया है। सर वो असर का टाइम हो गया, ये ना कहीं अगली क्लास का टाइम, असर का टाइम, तो वो जो है ना फिर उससे हम 5:15 जहन में रखते हैं। अगर 5:05 पे भी फ्री हुए तो हम 5:15 पे इसको इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।